वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ पे हम लोग फाइनली अब बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कर दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट में मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया, सेकंड में मैंने एसिड्स के बारे में उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एसिड के डिफिनीशंस के बारे में बात किया है, उसके सोर्सेज के बारे में बात किया है। थर्ड लेक्चर जो हमारा हुआ है, उस थर्ड लेक्चर में हम लोग कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होते हैं एसिड्स के, खासकर उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस हिसाब से वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, इसके बारे में। फोर्थ लेक्चर में हम लोग कुछ प्रिपरेशन देखे हैं, सिंपल मेथड कैसे एसिड प्रिपेयर किया जाता है। और फाइनली अब बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आपने अगर वो सब लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टी क्या क्या है एसिड की। कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ रिएक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। तो पहला जो सिंपल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है कि ये सॉवर इन टेस्ट है। तो आप पहला ये लिख सकते हैं कि एसिड्स और सॉवर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा रहता है टेस्ट में, और इसको आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और बहुत सारा मैं इस पर बता चुका हूँ आपको, इसलिए आप इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसी पे बात किया हुआ है कि एसिड जो होता है, यहाँ पे देख आने का मतलब एसिड बदल देता है क्या, ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भी लिटमस पेपर के फॉर्म में आता है, और सॉल्यूशन के रूप में लिटमस इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है एसिड और बेस को कैसे, तो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। मतलब अगर ब्लू पे आप एसिड डाल दें या एसिड में अगर ब्लू लिटमस को डाल दें तो क्या होगा, वो रेड में बदल जाएगा, टू रेड, ठीक। थर्ड, ऑफकोर्स आप इसमें एक नंबर ऑफ सीरीज लगा सकते हैं, जैसे फिनोल्फथालीन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ठीक है, या आप अलग अलग इंडिकेटर में उस पर नहीं जा, ठीक है, मैं एक सिंपल सा लिख दिया जिससे उसका पहचान है। थर्ड पढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड इसका सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैं तब कब से बता रहा हूँ कि एसिड अपना प्रॉपर्टी तभी दिखाता है जब वाटर का प्रेजेंस हो। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी गुजरेंगे। चलिए बात करते हैं थर्ड क्या है कि एसिड शो इट्स प्रॉपर्टी। एसिड इसके अपने जितने प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे प्रॉपर्टी है इसका कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी गुड कंडक्टर है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खैर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे बेसिक है कि एसिड शो इट्स प्रॉपर्टी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब वाटर अगर नहीं रहे तो ये एसिड जितना इसका नेचर है वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि अपने हाथ पे डाल लेते हैं, हाथ पे वाटर नहीं है, तो ऐसा आप करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आपके हैंड में बहुत सारा वाटर है, आपका जो बॉडी है वो 70% प्लस पानी से बना रहता है, इसलिए ऐसा कोशिश नहीं करना है, ठीक है। वाटर का प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन आपके हाथ पे वाटर जरूर रहता है, ठीक है, आपके हाथ में, इसलिए उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे चेक करें, तो इसको के लिए आप सिंपल से एक एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड की जरूरत होगा जो कि ऐसा हो जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब, यानी इसको साइंस के लैंग्वेज में हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको क्या करना है, आपको कुछ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम कॉन्क H2SO4 लिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए, ओके। अब एक बहुत बेसिक रिएक्शन हम लोग फॉलो करेंगे H2SO4 लेके। H2SO4, आप इस रिएक्शन को आराम से लिख सकते हैं। H2SO4 जब किससे रिएक्ट करे, मान लीजिए NaCl है या KCl, इससे रिएक्ट करे, और ये आप समझते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑफकोर्स सोडियम इज मच रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी फर्स्ट चैप्टर पर क्या है, तो Na H2 का जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट। इसका तो हमको काम नहीं, इसका नहीं काम है, लेकिन अब ये H जो Cl के साथ मिलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो वही हो रहा है, और प्लस HCl, यहाँ पे HCl निकला, हाँ HCl निकला। आपको ये एक टेस्ट ट्यूब में करना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या है, कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग के पास NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है, और उसके साथ साथ क्या है, H2SO4 कॉन्क है। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको एक कॉक फिट कर देना है। कॉक आप जानते ही होंगे, ठीक है, प्लांट्स का बना रहता है, प्लांट का ही एक पार्ट है कॉक। और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब आपको लगाना है, एक पाइप लगाना है यू शेप का, एक इस तरह का डिलीवरी ट्यूब लगाना है। और इस डिलीवरी ट्यूब में आपको देखिए इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ से एक गैस निकल रहा है ना, ये HCl ये गैस होगा, ठीक है, ये एक गैस होगा। तो HCl जो गैस निकलेगा वो इधर से निकलेगा, और सॉल्ट जो है सोडियम सल्फेट होता है इसी में रह जाएगा, तो HCl गैस निकलेगा। आपको यहाँ पे एक ऐसा काम करना है, HCl एसिड होता है वी नो, और यहाँ पे वाटर भी है, तो इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो वाटर में मिला होगा, एसिड में वाटर रहता है H2SO4 में, यहाँ वाटर भी होगा। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि जो HCl है उसमें से वाटर निकल जाए, ठीक है। वाटर का जो उसमें जो वाटर का थोड़ा सा गया है उसमें, इस सॉल्यूशन से वो वाटर इसको निकल जाए, इसलिए कुछ ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो क्या करे, इसको डिहाइड्रेट कर दे, मतलब पानी इसका निकाल दे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनहाइड्रस, नाम से पता चला एनहाइड्रस,
मतलब एनहाइड्रस, हाइड्रस मतलब पानी वाला, एनहाइड्रस मतलब विदाउट पानी, एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2, क्या ये कैल्शियम क्लोराइड, क्या है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, एक ट्यूब लगाएंगे, ठीक है। और इस ट्यूब में हम लोग कुछ इस तरह का ये ट्यूब रहेगा हम लोग का, और इस ट्यूब में हम लोग क्या रखेंगे, ये इसको कहेंगे गार्ड ट्यूब भी बोला जाता है, गार्ड ट्यूब, ठीक है, गार्ड ट्यूब। तो ये गार्ड ट्यूब लगाएंगे और इसमें क्या रखेंगे हम लोग, इसमें रखेंगे एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा, एनहाइड्रस CaCl2 यहाँ पे आपको जो यहाँ से HCl जो निकल रहा है, इस पाइप में HCl आ रहा है, जो कि क्या है, जो कि मॉइस्ट है, अभी इसमें वाटर का कुछ मॉलिक्यूल है, उसको क्या करने का काम करेगा, ड्राई करने का। मतलब यहाँ से जो HCl निकलेगा वो HCl कैसे निकलेगा, ड्राई HCl। अब यहाँ से HCl जो ड्राई HCl निकल रहा है, इस ड्राई HCl के साथ आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक लिटमस पेपर का यूज करेंगे, कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर का, ठीक है। यहाँ पे आप कौन किए, ब्लू लिटमस पेपर। और आप सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है एसिड्स का कि वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। आप सरप्राइजिंगली यहाँ देखेंगे कि नो चेंज ऑफ कलर, कोई कलर चेंजिंग नहीं होगा, किसका, लिटमस पेपर का। ऐसा कैसे हो गया, इसको तो होना था, क्योंकि HCl एक एसिड है, HCl एसिड है, लेकिन वो काम तभी करता है, अपना प्रॉपर्टी तभी दिखाता है जब वो मॉइस्ट हो, ठीक है, जब वो मॉइस्ट हो। अब किसी किसी के मन में आते रहता है कि एनहाइड्रस CaCl2 नाम तो है, पर करता कैसे है वाटर एब्जॉर्ब। तो इसके लिए मैं सबसे सिंपल बता दूं कि जब भी वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, CaCl2 मिलता है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और हीट रिलीज होता है, और वही हीट वाटर का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ये जो आपका एनहाइड्रस क्या है, CaCl2 है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये हमारे पास जो है, ये रियली में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। दोनों में अंतर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी बोलेंगे जब ये मॉइस्ट होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी बोलेंगे HCl को जब वो मॉइस्ट होगा और एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो वो सॉवर इन टेस्ट, उसको आपको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही मुझे दिखाना था। अगेन आप किए क्या, आप एक टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या किए, उस टेस्ट ट्यूब में आप NaCl और H2SO4 का रिएक्शन कराए, उसमें उस टेस्ट ट्यूब में एक कॉर्क लगा हुआ था और कॉर्क के थ्रू एक डिलीवरी ट्यूब लगा हुआ था, और उस डिलीवरी ट्यूब में निकलता क्या, HCl और मोस्ट HCl आता। उस डिलीवरी ट्यूब में हम लोग एक गार्ड ट्यूब लगाए थे जिसमें एनहाइड्रस CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड लगा हुआ था। एनहाइड्रस CaCl2 करता क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है किसी चीज में और उसको ड्राई बनाता है। जैसे यहाँ मॉइस्ट HCl गया, उसको ड्राई HCl में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ड्राई HCl के साथ हम लोग तो समझे कि यहाँ पे एसिड आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ब्लू लिटमस पेपर दिए, पर हुआ क्या, हुआ कुछ और, ये गैस आ रहा था, ये हुआ ये कि वो ब्लू लिटमस को रेड में नहीं बदल पाया, क्योंकि ये अपना प्रॉपर्टी दिखा ही नहीं सकता है। इससे क्या समझते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि मॉइस्ट HCl अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर किया था बिना गार्ड के, तो देखा गया कि बदल रहा है, कलर बदल रहा है ब्लू टू रेड। लेकिन यही अगर इस गार्ड ट्यूब के प्रेजेंस में किया गया तो ये नहीं हुआ। मतलब आप बोल सकते हैं कि एसिड तभी अपने प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, जैसे ये कन्वर्सन लिटमस पेपर का इंडिकेटर वाला प्रॉपर्टी या कोई और भी, जब उनमें वाटर हो, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये तीसरा बेसिक प्रॉपर्टी हुआ। ओके, अब कुछ चीज़ को यहाँ भी मन है कि यहाँ पे H+ आखिर रिलीज क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा बात है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, इस दोनों के बीच में जो कन्वर्जन है ना, वो H+ के कारण हो पाता है। आप अगर मॉइस्ट HCl रखते हैं, HCl प्लस वाटर, तो HCl प्लस वाटर यानी ये मॉइस्ट, जब हमारे पास HCl है तो मॉइस्ट HCl की कंडीशन में यहाँ H+ निकलता है और उसके साथ Cl भी माइनस निकलता है। लेकिन जब हम ड्राई की बात करें, मान लीजिए HCl है और ये ड्राई कंडीशन है, तो ये नहीं प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, डू नॉट प्रोड्यूस H+। और जहाँ H+ नहीं रिलीज हुआ तो क्या होगा, ऑफकोर्स ये कन्वर्सन नहीं होने वाला है, ब्लू टू रेड नहीं जाने वाला है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से एक और चीज़ कि एसिड्स, ठीक है, एसिड्स क्या, तो एसिड प्रोड्यूसेस H+, एसिड प्रोड्यूस करता है H+। यहाँ से एक और कंक्लूजन ले सकते हैं, H+ आयंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इस H+ के कारण बहुत सारा इसका प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, और कुछ प्रॉपर्टी, जैसे चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ये है कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये भी हम लोग प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और देख सकते हैं हम लोग सिंपल चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं एक प्रॉपर्टी जो कि इसी से रिलेटेड है। अब एक चीज़ तो है कि जितने एसिड है, ठीक है, ऑल एसिड जो अभी तक हम लोग को पढ़ना है उसमें ऑल एसिड, ठीक है, कंटेंस
H+, और इसी से इनका प्रॉपर्टी जाना जाता है, कंटेन्स H+, ठीक है। कॉमनली जनरली ये देखा जाता है कि सारे एसिड जो है वो क्या किए रखे हुए हैं अपने में H+, पर क्या इसका उल्टा सही है, मतलब जिसमें भी H+ होगा वो एसिडिक होंगे, ये कहना सही है क्या? ठीक है, कि ऑल सब्सटेंस कंटेनिंग H+ या हाइड्रोजन, ऑल सब्सटेंस, यहाँ पे H+ करने का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, कंटेंस मैं लिख ही देता हूँ हाइड्रोजन एटम। तो ऑल सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, ये सेंटेंस कहाँ तक सही है? कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, तो देखिए दोनों सेंटेंस अलग है, ठीक है। पहला है कि एसिड कंटेन करता है हाइड्रोजन एटम, इससे क्या कहने का मतलब है कि जो सारे एसिड है, जितने एसिड है वो सब हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि जितने सब्सटेंस हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसे ऐसा हम कैसे नहीं मान ले? तो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद हो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। क्या इसमें हाइड्रोजन है? ऑफकोर्स 12 हाइड्रोजन है। क्या ये एसिड है? नो, ये सेंटेंस सही नहीं है, नो ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि जितने सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन है तो वो जरूर एसिड हो, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी है, वो हो सकता है, ठीक है, जिसमें एसिड में देखा जाता है कि अक्सर में हाइड्रोजन एटम है, लेकिन कोई भी सब्सटेंस आप ले लो उसमें हाइड्रोजन है और वो एसिड होगा, ऐसा मानना बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब देखिए यही जो H+ है या हाइड्रोजन जो है, यही कारण है सभी एसिड के सिमिलर प्रॉपर्टी के कारण। सभी का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे आप पढ़े हैं सभी एसिड सॉवर होता है, ठीक है, या वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या जितने आगे रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले, मेटल वाले रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, जब सभी पढ़ने वाले, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उस सब केस में जो उसका प्रॉपर्टी है वो सब H+ के कारण, हाइड्रोजन के कारण दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे लगता है कि जो जितने एसिड्स है उसमें कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या चीज़ है? क्योंकि सबका प्रॉपर्टीज कॉमन है, इसलिए हम साइंटिस्ट लोग खोजे कि कुछ तो उसमें कॉमन है, और वो लोग ये पाए कि उसमें हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन एटम था। तो हाइड्रोजन जो है एक कॉमन चीज़ है जो कि एसिड में रहता है, लेकिन सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया जैसे, ठीक है, कि जैसे ग्लूकोज है, आप अगर इथेनॉल का एग्जाम्पल ले लें जो कि एक अल्कोहल है, C2H5OH, ये क्या है? ये है आपका इथेनॉल यानी अल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या एसिड H+ है, हाइड्रोजन है, तो हाँ 5 6 हाइड्रोजन है। क्या ये एसिड है? नो, नॉट एन एसिड, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ समझना है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने सब्सटेंस जो कि रखे हुए हैं अपने में हाइड्रोजन वो एसिड होंगे। अब इसको हम कैसे कंफर्म करें? इसको आप कंफर्म कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि एसिड होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना। तो आप इसके लिए एक छोटा सा सेटअप लगाएंगे, फिर से जैसे वहाँ सेटअप था ना, उसी तरह एक छोटा सा सेटअप, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है आपको। तो आपको एक सर्किट बनाना है, ठीक है, सर्किट बनाना है, और सर्किट कुछ इस तरह का बनाना है कि एक तरफ आपको बैटरी लेना है, ये मैं समझा कि ये बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी होगा, ठीक है। इसमें बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स होंगे, इसका एक वायर और ये रहा दूसरा वायर। अब इसमें एक दूसरे तरफ हम लोग वो सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, एक बार सॉल्यूशन लेंगे हम लोग कोई एसिड का, और एक बार सॉल्यूशन लेंगे ग्लूकोज या अल्कोहल का। और इधर हम लोग ये क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ पे नाम नहीं था, वहाँ पे आपका नाम था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे। वो कुछ उसी तरह का सेटअप रहता था, ये दो इलेक्ट्रोड रहता था, जैसे यहाँ ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, ये भी तो रॉड ही है, ये भी अंदर में ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा टर्मिनल यहाँ पे रखा हुआ है, और इसके बीच में एक बल्ब हम लोग दिए हुए हैं देखने के लिए कि जलता है या नहीं। अब ऑफकोर्स स्विच भी लगा सकते हैं, मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, ठीक। सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब ये इसमें अगर कुछ दे दे हम, और वो ऐसा चीज़ जो कि कंडक्ट करे, तभी ना इधर से बैटरी से गया, यहाँ से इधर से पास होते हुए। अब मान लीजिए कि ये एक ऐसा चीज़ है जो बैड कंडक्टर है, तो क्या इसको लाइट करने देगा? नहीं, लाइट नहीं करने देगा, क्योंकि इसमें जो एक टर्मिनल है उसका करंट इसके थ्रू पास हो रहा है। तो एक तरफ आप क्या दे, एक बार दे आप कोई ऐसा चीज़ जो एसिड है, जैसे मान लीजिए आप इसमें HCl का सॉल्यूशन दिए, आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो जल जाता है। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए कि इसमें ग्लूकोज दिए या अल्कोहल दिए, तो वो चूंकि कंडक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, आप देखेंगे कि बल्ब जलता ही नहीं है, मतलब क्या समझेंगे? कंडक्ट करता ही नहीं है। कंडक्ट नहीं करता मतलब एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड जितने होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में क्या करते हैं? वो एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। पर यहाँ हम अगर देखते हैं ग्लूकोज को मिला के अल्कोहल को देके इसमें डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, पर एसिड अगर होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बहुत सारे सब्सटेंस का एग्जांपल ले सकता हूँ, पर यहाँ मेनली ये दो से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों जो है वो H+ रखे हुआ है, हाइड्रोजन रखे हुआ है, H+ नहीं हाइड्रोजन रखे हुआ है, फिर भी ये एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखा रहा है?
एसिडिक प्रॉपर्टी H प्लस के कारण होता है, ना कि हाइड्रोजन एटम के कारण। ये ग्लूकोज और आप जो अल्कोहल देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी अल्कोहल, यहाँ पे मैं एक इथेनॉल का एग्जांपल लिया हूँ, कोई भी अल्कोहल वो रियली में H प्लस रिलीज ही नहीं करता है, और H प्लस जब रिलीज ही नहीं करता है तो उसका एसिडिक प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं। यहाँ भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता किसी कारण, आयन के कारण, अगर HCl है तो यहाँ HCl ये H प्लस और Cl माइनस में टूट गया होगा। अब ये इसका मूवमेंट होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा Cl माइनस और नेगेटिव की तरफ H प्लस। बेसिक चीजें मैं बात कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। पर जब ये टूटेगा ही नहीं, ये ग्लूकोज है या अल्कोहल है, ये टूटेगा ही नहीं, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा मतलब एसिड नहीं है, ठीक है। कि अगर एसिड रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मुझे उम्मीद है मैं बहुत बार बोल चुका, आपको ये समझ में आया होगा। तो ये चौथा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। अब पांचवा प्रॉपर्टी कुछ रिएक्शन के रिलेटेड देखते हैं, और वो रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है। चलिए बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, ठीक है, मेटल के साथ उनका रिएक्शन कैसा है। तो देखिए मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितने ऊपर है वो रिएक्ट करते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन के साथ किसी एसिड का, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर एसिड है और उसमें आप किसी मेटल को डाल रहे हैं, ठीक है, तो एसिड में क्या होगा, एसिड में होगा आपका H, और मेटल आप जब डालेंगे तो मेटल इसका जो दूसरा पार्ट होगा, H के साथ दूसरा भी पार्ट होगा ना, जैसे HCl है, ठीक है, H2SO4 है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट जो है, जिसको हम लोग एनाइन बोल सकते हैं। अब जब आप मेटल दे रहे हैं, मान लीजिए सोडियम दे रहे हैं, तो ये तो अब इसको डिस्प्लेस कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है वाटर से, तो ये इसको तो डिस्प्लेस कर लेगा। तो यहाँ आपको बनने क्या वाला है, तो यहाँ बन गया जैसे मान लीजिए NaCl, तो बना तो एक सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ आप देखिए यहाँ पे ये H है, ये H का क्या होगा, तो ये H एक और HCl मॉलिक्यूल मिलके और बनाएगा आपको H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस। ये एक कॉमन मैं लिख दिया, एक जनरल। क्या कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड में थोड़ा मोड़ा आपको बच के रहना है, जैसे अभी नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा उसमें अलग है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं या पोटेशियम से, क्या होगा, सोडियम और सल्फेट दोनों मिल जाएगा तो बनाएगा सोडियम सल्फेट, और ये H2 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से आप HCl के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कराए भी हम, ठीक है, और ऑफकोर्स आप दो मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक। मान लीजिए एल्युमिनियम है हमारे पास, और एल्युमिनियम को किससे रिएक्शन करा दें, H2SO4 से, तभी यही होगा क्या, हाँ ऐसे ही, एल्युमिनियम है और H2SO4 है, तो यहाँ पे H2 निकल जाएगा, ठीक है, और Al जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब Al का वैलेंसी Al3+3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, AlSO4। अब बैलेंस कीजिए, ठीक है, आपको पता है ये कैसे होता है, तो इस पर 3 चार्ज होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये कैसा हो जाएगा, तो इसको आप करेंगे कि इसका क्या होता है, 2 होता है ना, और इसका 3, तो Al2, इसका वाला 2 और इसका 3, आप इसको समझते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं ना, Al का और उसके नीचे वैलेंसी लिखते हैं, SO4 उसके नीचे वैलेंसी लिखते हैं, फिर क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, Al इसका 3 है, इसका 2 है, तो Al2SO4 3, SO4 होल 3, तो ये बन गया आपका, और उसके साथ साथ क्या निकलेगा आपका H2 जो कि गैस है वो निकलेगा। अब देखिए ये रिएक्शन जो है से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो मेटल्स है, ठीक है, और कुछ खास मेटल, सर्टेन मेटल्स, यहाँ पे आप जिंक भी ले सकते हैं, अगर जिंक लेते तो क्या होता, यहाँ आपको बन जाता जिंक सल्फेट, ठीक है, अगर जिंक लेते तो, ओके। मैग्नीशियम लेते तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता, ओके। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप 10 करके क्या होगा, आपका टाइम जाएगा और कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, मेटल कैन डिस्प्लेस, यहाँ से आप एक ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि उसके दूसरे पार्ट के साथ चले जा रहे हैं तो हाइड्रोजन तो बेचारा निकल जा रहा है, तो मेटल रिएक्ट्स, मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड भी इसी तरह से बिहेव करेगा, इसी तरह से जो है उसका भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर पाएगा मेटल या नहीं, उसके बारे में। उसको स्पेसिफिकली मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है दूसरे एसिड के कंपैरिजन में। यहाँ हम HCl, H2SO4 या ऐसे एसिड, ठीक है, जब ये एसिड की बात होती है जो जनरल प्रॉपर्टी है कि वो जब मेटल कंबाइन होते हैं या मेटल पे अटैक करते हैं वो बाहर से आके, तो उनका हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं। HNO3 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्या डिफरेंट है वही हम लोग अब पढ़ेंगे। और HNO3 में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या एसिड नहीं है, एसिड तो है ही, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर से ही आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ से आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो अपने आप का रिडक्शन आराम से करा ले, ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे,
दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई कर दे, सिंपल में भी समझ सकते हैं कि दूसरे को जो ऑक्सीजन सप्लाई कर दे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसके लिए अपना में से इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन अपने में से रिमूव करना पड़ेगा कुछ। तो वही बात है, इन एडिशन टू एसिड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एडिशन टू एसिड। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है हमारे आसपास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जनरली, ठीक है, एक रिएक्शन में तो होता ही एक ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग, लेकिन जनरली भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। H2SO4 जैसे आप बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब किसी से पानी निकालना है तो बहुत अच्छा ये केमिकल है। तो इसी तरह से HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिड के साथ साथ इन एडिशन टू एसिड। अब बात इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप अगर किसी दूसरे मेटल के साथ, मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ जिंक, ठीक है, और उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, HNO3 का रिएक्शन करा दे रहा हूँ, तो ऐसा होगा कि ये तो बनाएगा जिंक और नाइट्रेट, दोनों अलग अलग होंगे, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, और उसके साथ साथ जिंक नाइट्रेट के फॉर्मेशन के साथ साथ आपको जो लग रहा होगा कि क्या बनेगा, हो सकता है कि H2 बन जाए, लेकिन H2 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, तो क्योंकि H2 जो है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है उसको कौन क्या कर देता है, ये नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन को H2O में बदल देता है, वाटर में बदल देता है। क्यों, क्योंकि अगेन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए। तो HNO3 को जब हम ऐड किए जिंक में तो ये बना, और उसके साथ साथ H2O बना, और कुछ, हाँ, और कुछ आपका बन सकता है। अब डिपेंड करता है इसके नॉर्मल कंडीशन में कि ये कॉन्क है या डाइल्यूट है, ठीक है, कॉन्क है या डाइल्यूट है, इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्क रहता है तो प्रोबेबिलिटी रहती है ज़्यादा कि NO2 बने, ठीक है, यानी नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बने। ये क्या है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। और अगर डाइल्यूट हम लोग डाइल्यूट HNO3 का, जी हाँ, डाइल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है इसी पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है मेनली, ठीक है, कभी कभी जैसे इस केस में थोड़ा सा पड़ रहा है, आपको दिख रहा है रिएक्शन डिफरेंट हो जा रहा है, पर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, मैक्सिमम चांस में रहता है कि कॉन्क है तो NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं तो इस केस में NO यानी नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड बन सकता है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या बने, मोनोऑक्साइड। मान लीजिए कॉन्क है तो इधर NO2 बनने वाला, ठीक, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो आप समझिए जब HNO3 का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं तो आपको सॉल्ट तो मिलेगा लेकिन हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा। अगेन हाइड्रोजन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को HNO3 अगेन क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी ऑक्सीजन ऐड कर देगा, हाइड्रोजन में H2 था, H2 में ऐड कर दिया ऑक्सीजन में O, H2O बना दिया, इसीलिए ये, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। क्या कोई ऐसे मेटल हैं जिनके साथ ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, यस वी हैव टू मेटल, ठीक है, हमारे पास मैग्नीशियम और मैग्नीज है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे मेटल है जिनके साथ ये हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। अब क्यों बनाता है, उसके लिए आपको उस रिएक्शन के डीप में जाना पड़ेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। आप 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, और भी HNO3 का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीज़ें होती है, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वगैरह देखेंगे तो आप समझेंगे। अभी आप सिंपली समझ लीजिए कि विथ मैग्नीज यानी Mn एंड मैग्नीशियम यानी Mg, और भी आप लिख सकते हैं इधर भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर जब कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, मेरा आँख थोड़ा कैमरे की तरफ था इसलिए सॉरी। कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, उसके साथ NO2 और H2O, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसी तरह से अगर सिल्वर रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो इसमें NO2 और NO दोनों बनता है, इसलिए मैं ये करवा दे रहा हूँ एक और, EgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O तो बनेगा, ठीक है। लेकिन विथ MgNMn यानी मैग्नीज और मैग्नीशियम HNO3 क्या करता है, HNO3 रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों के साथ रिएक्ट करने पे भी क्या ये प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। अगेन इसके डीप में आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि मैग्नीशियम हो और उसके साथ अगर HNO3 का रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको बैलेंस करना होगा तो आप कर सकते हैं ऑफकोर्स। जैसे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप 2 नाइट्रेट यहाँ हो जा रहा है ना, तो यहाँ 2 कर देंगे, हाँ H2 है, यहाँ 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैग्नीज हो उसके साथ भी आप अगर ये करेंगे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, मैग्नीज नाइट्रेट और H2 होगा।
अगेन आप बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डाल सकते हैं। ठीक, ये हुआ एक स्पेशल केस नाइट्रिक एसिड का। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड आप देखे ही हैं, नाइट्रिक एसिड क्या कर देता है, नाइट्रिक एसिड कोई भी मेटल है उसका सॉल्ट तो बना देता है हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके, लेकिन उसको हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, वाटर में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और डीप इसमें जाने का जरूरत नहीं, काफ़ी हो गया। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़े जो कि है एसिड का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, किसी किसी बच्चे के मन में अगर आ रहा है कि यहाँ पे H2 गैस अगर निकलता भी है, एसिड जो है जब मेटल में जाता है तो वहाँ पे अगर H2 गैस निकलता भी है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो H2 गैस ही है, कुछ और गैस नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल सा आपको चीज़ समझना है कि H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जब भी जलता है तो एक पॉप साउंड के साथ पट पट के आवाज़ आती है। वही चीज़ यहाँ होगा। आप जब मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट ट्यूब है, उस स्मॉल टेस्ट ट्यूब में आपके पास मेटल है, मान लीजिए जिंक है और HCl है। जिंक और HCl कंबाइन करेगा तो आपको पता ही है क्या होता है, जिंक क्लोराइड, और उसके साथ H2 गैस निकलता है, मतलब यहाँ से H2 गैस निकलते जाएगी। आप क्या करेंगे, एक लाइटेंट स्प्लिंटर ला के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, लाइटेंट स्प्लिंटर आपको लाइव मिल जाएगा, स्प्लिंटर वो रखेंगे। अब इससे क्या होगा, एक हैंडल की मदद से रखेंगे आप, इस हैंडल की मदद से। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो जला हुआ है ये पॉप आवाज़ के साथ जलेगा। यही इसका वेरिफिकेशन है, यही जांच है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न करता है, बर्न्स विथ पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। यही इसका वेरिफिकेशन है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसका यही वेरिफिकेशन है, आप इसी से चेक कर सकें। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी कार्बोनेट आपको पता ही होगा CO3 और ऊपर में 2 माइनस और HCO3 और ऊपर में 1 माइनस, तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेली लाइफ में मिल जाएगा। इससे पहले वाला आप जैसे तो डेली लाइफ में उस सब को भी देखते हैं आप, जो जैसे सिल्वर वाला देखेंगे तो सिल्वर का कोरोजन सब जो होता है उस समय उसमें भी एसिड का अटैक होता है। आप जो कोरोजन देख रहे हैं उसको हम लोग कोरोजन को पढ़ेंगे भी आगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में मेटल और मेटल में, वहाँ पे हम लोग कोरोजन को पढ़ेंगे भी। पर ये जो है आप देखते हैं, अक्सर देखते हैं हर घर में लगभग अब रहता है, और वो क्या है, वो है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में जो आप देखते हैं कि बाहर CO2 निकल रहा है, मतलब आपको वाइट चीज़ दिखता है ना, वो रियली में CO2 रहता है। वो कैसे निकलता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ इसी रिएक्शन से होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, HCO3, ठीक है, उस ऊपर 1 माइनस, और ये हो गया CO3 ऊपर में 2 माइनस, यही है, दोनों रेडिकल है यानी आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस, तो ये चीज़ है। ओके, अब हम लोग अगर बात करते हैं किस चीज़ की कैसे रिएक्ट करता है, तो देखिए कोई भी एसिड हो आपके पास और उसके साथ अगर कार्बोनेट या उसका किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी मेटल का हो, जैसे एग्जांपल में, तो एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास सिंपल सा एसिड एक HCl है और सिंपल सा कार्बोनेट जो कि है सोडियम का कार्बोनेट वो है, या आप सोडियम का बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, एनी ऑफ दिस। ठीक है, ये लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए थोड़ा आइडिया लगाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये Na जो है ये पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो यहाँ से इसका ये Cl छीन सकता है। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री में भी छीना छीनी चलता ही रहता है, जैसे आपके क्लास में या आप दोस्तों के साथ करते हैं वैसे ही ये Na इसका HCl का Cl छीन सकता है और इसको क्या बना सकता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये तो क्या बन गया, ये आपका बन गया सॉल्ट। तो यहाँ तो आप लिख सकते हैं पहला प्रोडक्ट चांस है कि सॉल्ट बन जाए। ठीक है, उसके बाद एक चांस है कि H इसका एक O ले ले, H2O बना ले। ठीक है, तो H2O, और एक चांस है कि क्यों मैं ऐसे बोला, क्योंकि यहाँ पे एक चांस है CO2 बनने का। ठीक है, आप देख रहे हैं CO2, ये बन गया CO2। यही प्रोडक्ट है, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही 3 चीज़ बनता है किसमें, जब कोई एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास HCl को बदल देते हैं H2SO4 में, ठीक है, कोई दूसरा एसिड, और उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लेते हैं यानी HCO3, ये रिएक्ट कराए तो कोई इफेक्ट नहीं है। अगेन ये सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके सल्फेट को ले लेगा, बना देगा सोडियम सल्फेट। उसके साथ साथ ये H2 इसका एक O ले लेगा तो बना देगा H2O, और ये CO2 एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये बन गया CO2, यही इसका रिएक्शन है। ठीक है, चलिए एक दूसरा कार्बन लेते हैं, सोडियम और का ही जरूरी नहीं है, कैल्शियम का मान लीजिए लेते हैं, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं एक एसिड, और वो एसिड कौन होगा, चलिए कोई ले लेते हैं H2SO4 ही मान लेते हैं। ठीक है, HCl भी लेते हैं, HNO3 का लगभग इसमें सेम रिएक्शन है। तो अगर मान लीजिए ये लिया और उसके साथ आप अगर HNO3 भी लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने कैल्शियम का कार्बोनेट ले लिया CaCO3,
इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन Ca इज मोर रिएक्टिव देन H2 या H, तो इस केस में क्या हो जाएगा, CaSO4 को निकाल देगा तो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस एक ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन निकाला अपना, एक इसको दिया तो बनाया H2O। तो यही इसका रिएक्शन है, आप बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए अगर किसी किसी के मन में अगेन है ये हम कहाँ से पता लगाएंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जैसे हाइड्रोजन के लिए देखे थे, सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, तो इसके लिए आपको एक और रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा जो कि है कि लाइम वाटर, ठीक है, जो आप पहले लेक्चर में भी यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। उसको ये क्या कर देता है, ठीक है, आपको अगर पता हो कि CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की में बदल देता है, और ये लाइम वाटर कुछ और नहीं, चूना पानी जो है वही है, ठीक है। इससे आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास एक सेटअप है कुछ इस तरह का, आप यहाँ पे अच्छा रहेगा कॉनिकल फ्लास्क ले, कुछ इस तरह का होता है कॉनिकल फ्लास्क, जरूरी नहीं कॉनिकल फ्लास्क ही ले, आप टेस्ट ट्यूब में भी ये कर सकते हैं, पर अच्छा रहेगा अगर आप इसी में करें। तो कॉनिकल फ्लास्क ले, कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन कराए, अब इसमें कार्बोनेट ले ले, मान लीजिए Na2CO3 है, और इसके साथ साथ HCl डाल दें। इससे क्या होगा, इसमें आप एक कॉर्क लगा के एक डिलीवरी ट्यूब लगा दें, ठीक है, एक डिलीवरी ट्यूब, जिससे क्या होगा, गैस निकलेगा। अब ये गैस आप एक ये जो पाइप है डिलीवरी ट्यूब, इसको दूसरे में ट्रांसफ़र कर दे, वहाँ एक टेस्ट ट्यूब रख दे, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा रहेगा, पहले से रखा रहेगा आपको लाइम वाटर, क्या रहेगा, लाइम वाटर, ठीक है। अब ये लाइम वाटर में जहाँ ये CO2 जाता है, लाइम वाटर में CO2 जाता है, तो इसको क्या कर देता है, मिल्की कन्वर्ट कर देता है, और यही चीज़ आपको दे देगा वेरिफिकेशन कि हमारे पास जो गैस निकल रहा है वो CO2 निकल रहा है। क्या रिएक्शन क्या होता है यहाँ, तो देखिए लाइम वाटर जो है हमारा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर अगर हम बात करें जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। अब इसमें आप क्या करें, आप इसमें CO2 पास करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ डिलीवरी ट्यूब से आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है CO2। जब इससे पास होगा तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो कैल्शियम और एक ऑक्सीजन इसका लेके कैल्शियम का कार्बोनेट बनने का प्रोबेबिलिटी है, और यही बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, यानी फर्स्ट लेक्चर कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे से बता दिया हुआ है। लाइम वाटर, इस लाइम वाटर क्या होता है, ठीक है, इसका अलग से नेम क्या, सिलेक्ट लाइम क्या होता है, ठीक है, ये इसी का मार्बल या लाइम स्टोन क्या क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है इस लेक्चर में, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये कैल्शियम इसके साथ कार्बोनेट बना लेता है, और क्या बना लेता है, और अगेन H2O बना लेता है, ठीक है, यहाँ से बना H2O, एक O तो निकाल लिया, एक O तो ये ले लेना, CO2 था, और एक O इसमें से ये ले लिया, इसमें देखिए OH2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 2 2O 2 2H2, ये मतलब है ना कि H2O, एक ऑक्सीजन ये निकाल लिया, और ये एक ऑक्सीजन कैल्शियम ये CO2 को दे दिया, तो क्या बने, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ H2O निकल गया, ठीक। चलिए ये बात हुई इसी चीज़ को। अब इससे एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि जब बहुत ज़्यादा CO2 इसमें डाल दिया जाता है, डायरेक्ट CO2 तो फिर से ये जो मिल्की है वो चेंज हो जाता है, क्यों, चलिए थोड़ा देर में बात करते हैं नेक्स्ट में, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा अब टेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बचपन से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ भी वही पढ़ेंगे, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ रिएक्शन ऑफ मेटल, चलिए मेटल का लेंगे एसिड्स विथ बेस, एसिड्स का बेस के साथ रिएक्शन, ठीक है, एसिड्स का बेस के साथ रिएक्शन। अगेन बेस की जगह आपको क्या मिल सकता है, आपको मेटलिक ऑक्साइड भी मिल सकता है, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड भी क्या करता है, बेस की तरह ही बिहेव करता है। ओके, चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें जब भी आपको मिल जाए एसिड और बेस का रिएक्शन, अब यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए जब आपके पास एसिड हो, आपके पास बेस हो, ठीक है, ध्यान से ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कहाँ पे, बेस के प्रॉपर्टी में भी, तो वहाँ पे मैं उतना डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। एसिड और बेस है, मान लीजिए सबसे सिंपल HCl और सबसे सिंपल बेस NaOH, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। देखिए इसमें सिंपल है कि NaCl इसका प्रोबेबिलिटी ये लेने का, और यहाँ पे H है और ये OH है, तो ये दोनों बन जाएगा H2O। यहाँ पे सिंपल में क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको समझिए, ये आयंस में टूट जाएगा H प्लस में, और ये Cl माइनस में, ये क्या बन जाएगा, ये भी टूट जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में, सब टूट गया। अब देखिए इस पार्टनर खोजेगा, NaCl के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि Na जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ज़्यादा सेफ ये महसूस करेगा Cl Na के साथ, और ये H और OH दोनों मिलके क्या बन जाएगा, H2O HOH, यही तो बना था, HOH क्या बन गया, देखिए H2 2 H और O, तो यही की होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके बनाएगा H2O और प्लस NaCl, यही प्रोडक्ट है इसका NaCl प्लस H2O।
कैसा रिएक्शन आपको दिख रहा है, जस्ट ऊपर जो पढ़े थे वैसा ही रिएक्शन दिख रहा है, सॉल्ट और वाटर, लेकिन उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा था, वहाँ कार्बोनेट था इसलिए। ठीक है, तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, पहला चीज़ आपको सॉल्ट और दूसरा चीज़ वाटर। और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अक्सर निकाल लेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो वाटर ही बचेगा। कुछ और रिएक्शन देखते हैं। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, कोई चीज़ को खत्म कर देना। और यहाँ पे एसिड बेस का जो प्रॉपर्टी है, इफेक्ट है, उसको खत्म कर देता है, और बेस एसिड की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। जैसे अगर किसी को घर में एसिडिटी हो जाता है या गैस हो जाता है तो उसका केस मेनली होता है कि HCl ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके शरीर में जो शरीर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना, उसमें HCl भी रहता है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि उस केस में उसको बहुत सारा मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, और मेडिसिन अक्सर आप देखेंगे तो उस मेडिसिन का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, तो स्टोमक जो है आपका, उस स्टोमक में निकल रहा है क्या, उस स्टोमक में निकल रहा है एसिड। अब उसमें अगर हम बेस डाल दें तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर आएगा और जो कि आराम से किडनी फिल्टर करके निकाल देगा, और यही चीज़ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब इस बेस में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अक्सर दिया जाता है। ठीक है, जो कि कुछ नहीं बेस ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप बोलते हैं, तो ऐसा चीज़ दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे आपको जड़ ही मिल सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एस की जगह किसी की बुक में जड़ भी लिखता है, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, दोनों सही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है आप एक देख ही चुके हैं कि ये एक रिएक्शन है ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस क्या बोल सकते हैं, ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस प्रोड्यूसिंग, जो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जो प्रोड्यूस करेगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, इसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखना चाहते हैं, देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, फिर से लेते हैं कि NaOH। ठीक है, NaOH, और इसमें हम CO2 पास करवा लें तो क्या होगा, देखिए अगेन ये आप क्या कर दिए, तो ये देखिए ये तो आपको बेस है, ये तो पता है, OH जो है वो आप कंफर्म कर रहा होगा यहाँ बेस है। ये क्या है, ये देखिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड का क्या नेचर होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ कि आपको जब जब मेटलिक ऑक्साइड मिलेगा, मेटलिक ऑक्साइड, तो ये बेस फॉर्म करता है। जी हाँ, मेटल का ऑक्साइड बेस। ठीक है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या करता है, एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है, एसिड। ठीक है, ये Mb है यानी मेटल बेस, और नॉन मेटल एसिड यानी Na। ठीक है, NaMb दोनों अलग अलग हैं। ओके, एसिडिक। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, आप देखिए अगेन यहाँ पे ये सोडियम और इसका कार्बोनेट ले लेगा तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2। ओके, अब इसी चीज़ को देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। ठीक है, मैं इसको इसलिए लिया, इसको करने के बाद एक स्टेप हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं ये पिछला वाला जो रिएक्शन था हम लोग का, जिसमें मिल्की चेंज हो रहा था, उस रिएक्शन को, उस रिएक्शन में हो क्या रहा था, तो उस रिएक्शन में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, स्लेट लाइम बोलते हैं, और इसको हम रिएक्शन करवा रहे थे CO2। अगर ये CO2 क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, ये बेस है, होगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए मैंने बोला था कि उसको अच्छे से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखेंगे। यहाँ ये रियल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, आपको पता भी है क्या होगा, कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक O ले लेगा एक्स्ट्रा, जो है इसमें 2 O है ना, H2O का तो एक ही H2O का काम होता है, एक O ले लेगा, बनाएगा कैल्शियम का कार्बोनेट, और बना क्या, CO, और बना H2O, और क्या बना, H2O, सॉल्ट और वाटर। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि एक्सेस अगर CO2 पास कर दिया जाए तो देखा जाता है कि ये है मिल्की, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये मिल्की होता है, और ये दिखाता भी है कि रियली में आपके पास CO2 है। अगर CO2 नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, और ये रिएक्शन नहीं होगा तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की नहीं बदलेगा, और मिल्की नहीं बदलेगा तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कितने प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या नहीं। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऑन पासिंग एक्सेस CO2, ठीक है, और ये होता भी है कि बहुत ज़्यादा अगर CO2 पास कर दिया जाए, ठीक है, जैसे यही सेटअप जो लगाए थे, इस सेटअप में बहुत ज़्यादा हम अगर CO2 पास करते जा रहे तो फिर से ये मिल्की जो है वो मिल्की कलर चेंज हो जाएगा। CO2 द मिल्की कलर फेड्स, मिल्की कलर फेड हो जाता है, फीका होता है या हट जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा समझिए ये कैल्शियम कार्बोनेट आप जब देख रहे हैं ये रियली में इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये क्या है, इनसॉल्युबल है, इसलिए आपको मिल्की दिखता है, इनसॉल्युबल है, यानी आप बोल सकते हैं PPT भी है यानी प्रेसिपिटेट भी है। लेकिन जब हम एक्सेस CO2 निकाल देते हैं, एक्सेस CO2 डाल रहे हैं तो क्या होगा आप समझिए।
आपके पास अभी क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट ये। अब इसमें फिर से मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि कैल्शियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, इसमें हम CO2 डालें। अब ये CO2 पहले तो बनाया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, अभी भी हम नहीं मान रहे, अभी भी CO2 एक्सेस दे ही रहे, तो इससे फिर से एक फर्दर एक रिएक्शन बढ़ेगा और उस रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा वो क्या कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल होता है वाटर, क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जब सॉल्युबल है वाटर में तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ, जब कोई चीज़ आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है तब जो प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है। अब ये सॉल्युबल हो गया, इसीलिए वाइट कलर जो था, वाइट कलर था किसी कारण, इसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो कि वाइट होता है। अब वो रहा ही नहीं, अब दूसरा प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसलिए इस केस में आपको ये क्या दिखेगा, जो वाइट कलर था, मिल्की कलर था, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि प्रोडक्ट ही बदल गया। तो आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसिड और बेस भी देख सकते हैं, ठीक है। आप एसिड प्लस बेस ऐसे देख सकते हैं इस रिएक्शन को। इस एसिड की जगह आप नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस की जगह मेटलिक ऑक्साइड देख सकते हैं, या अगेन यहाँ पे आप दे दे एक नॉन मेटलिक, यहाँ पे बेस, या यहाँ पे आप एसिड, यहाँ पे मेटलिक ऑक्साइड। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, मेटलिक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है। करने के लिए तो और भी बहुत सारा रिएक्शन मैं कर दूँ, ठीक है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल कि OH है हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH है, OH पहचान होता है, अभी आप समझ सकते हैं। बेस में और पढ़ेंगे तो डिटेल में अभी समझ सकते हैं कि OH वाला जो दिख रहा है वो बेस है, ठीक है। और बेस का दो पहचान आपको मैंने अभी दे दिया, एक OH हो और एक क्या हो, मेटल का ऑक्साइड हो, ठीक है, मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हो। तो KOH है, उसके साथ अगर मान लीजिए H2SO4 कंबाइन कर गया, तो अगेन यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि एक प्रोबेबिलिटी बनती है किस चीज़ की, कि K और SO4 दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें। यह क्या बन सकता है, K2SO4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और ये क्या बन जाएगा, H2O। तो अगेन ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, ठीक। और आप मान लीजिए कि ये इस बार आप कोई दूसरा बेस ले रहे हैं, मान लीजिए कि कॉपर का हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। कॉपर का हाइड्रोक्साइड जब मान लीजिए H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, अगेन आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी दिख रहा होगा किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का। CuSO4 को लेके उड़ जाएगा, बना देगा कॉपर सल्फेट और ये H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। यही था रिएक्शन, आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, बैलेंसिंग में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यही रिएक्शन था किस चीज़ का, कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी का यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्ट भी देखेंगे। सॉल्ट जो है वो सॉल्ट में भी इसका यूज होगा, वहाँ पे जब टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमको पढ़ना होगा तो वहाँ यूज होगा। तो आप अच्छे से इसको समझ लें, अगर आप नहीं समझे हैं तो एक स्टेप थोड़ा पीछे जाके आप फिर से इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ लें, ठीक है। और अगर दिक्कत है तो बोलिए, मैं फिर से इस वीडियो को लाऊंगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो मैं अलग से भी ला सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि यहीं पे रहे, मैं दूसरे बार भी बनाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, बस इतना ही मोटो है। ओके, मैंने बताया था आपको फायर एक्सटिंग्विशर में जो है वो काम करता है किस तरह से, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, वो मैंने बताया नहीं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप 2 मिनट रुक जाइए, नहीं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अब कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ाने वाला हूँ ही नहीं, यही 7A प्रॉपर्टी था, ये मुझे पढ़ाना था। आपको दिखाता हूँ फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है, मैं एक यहाँ छोटा सा जगह लूँगा आपका और थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसमें भी आपको क्या होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है एसिड के साथ। वहाँ एसिड कौन रहता है, तो एसिड आपको सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, और इसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। और एक बोतल रहता है, आप देखते होंगे ऊपर से रेड कलर का बोतल जो पूरी तरह से सील्ड रहता है, ठीक है। और उसके अंदर रहता क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक कंटेनर में रहता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक कंटेनर, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या रहता है कि उसी सल्फ्यूरिक एसिड रहता है कंटेनर में, और उसमें एक्वस सॉल्यूशन किसी चीज़ का सोडियम कार्बोनेट का भी रहता है, ठीक है। अब जब फायर लगता है तो क्या करता है, वो नीचे से आप देखते होंगे ऊपर से एक चीज़ निकालना पड़ता है, ठीक, ऊपर से निकालते हैं। जब वो निकाला जाता है तो उसका बोतल जो है वो टूट जाता है, ठीक है। अब बोतल जहाँ टूटता है तो सल्फ्यूरिक एसिड उस बोतल में से बाहर आ जाता है और किसी कांटेक्ट में आता है, सोडियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में। और जहाँ सोडियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में आया, ये हमारे पास Na2CO3 बना, तो आपको पता ही है क्या होगा, ये सोडियम इसका सल्फेट ले लेगा, तो आपको क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, और उसके साथ साथ H2O और CO2 निकलेगा। अब ये CO2 क्या है, CO2 आपको पता ही है कि ये
एक लेयर एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म कर देता है फायर पे, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है, इसलिए फायर जो आपका आग है वो जल्दी बुझ जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यही एक छोटा सा तरीका था जो मैंने आपको बताया कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर भी काम करता है इसी प्रॉपर्टी पे, इसी बेस के इसी प्रॉपर्टी पे, एसिड और प्लस क्या चीज़, कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, ठीक है, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम बताइए, कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए, मैं इंतज़ार करूँगा आपके क्वेश्चन की और क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।